अनाथ बहनों का अंडा डोसा। बहुत ज्यादा ठंड हो रही होती है। दो अनाथ बहनें बहुत बड़े पाइप के अंदर ठंड से छुपकर बैठी होती हैं। दीदी, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरी प्यारी बहन, ठंड तो मुझे भी लग रही है। आज तुम मेरे पास आ जाओ। मेरे शरीर की गर्मी से क्या पता तुझे ठंड थोड़ी कम लगे। सुरभि ऐसा कहकर दिव्या को अपनी गोदी में लिटा लेती है, जिसके बाद दिव्या को थोड़ी सी ठंड कम लगती है और वो अपनी बहन से कहती है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरा पेट दर्द कर रहा है। 2 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। दिव्या की बात सुनकर सुरभि को बहुत बुरा लगता है और वो मायूस होकर अपनी बहन से कहती है, मैं कितनी लाचार बहन हूँ। मैं अपनी छोटी बहन को खाना भी नहीं खिला सकती। मुझसे लाचार क्या ही कोई होगा। मुझे माफ कर दो बहन, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकती। दिव्या अपनी भूख को मार कर अपनी बहन सुरभि को गोदी में लिटा लेती है, जिसके चलते उसको नींद आ जाती है। जैसे ही दिव्या सो जाती है, सुरभि उसे इस पाइप के अंदर छोड़कर खाना ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। ठंड में वो चलते चलते एक अंडे की रेहड़ी के पास पहुंचती है। अंकल अंकल, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरी बहन भूख से ललकती हुई सो गई है। मैं उसे 2 अंडे खिला दूंगी। 2 अंडे दे दो, पैसे मुझसे बाद में ले लेना। जा जा, यहाँ क्या मैंने फ्री फोकट में दुकान खोल रखी है जो कोई भी आएगा और उसमें खाने को दे दूंगा। यहाँ मैं मेहनत से कमाता हूँ और पैसे देने वालों को ही अंडा खिलाता हूँ। जा, चली जा यहाँ से। तेरे जैसे दिन भर में बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास। सुरभि बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो ठंड में वापस से इस पाइप में आकर बैठ जाती है जहां उसकी बहन सो रही होती है। सुरभि भी भूख से तपती हुई अपनी बहन के साथ इस पाइप में सो जाती है। सोते सोते उसे एक सपना आता है। उठो बेटी, देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। सुरभि नींद से उठती है। माँ, माँ आप आ गई। अच्छा हुआ माँ, आप आ गई। आपको पता है हमारे साथ कितना बुरा हुआ। आपके जाने के बाद चाचा चाची ने हमसे हमारा घर छीन लिया। हम सड़क पर आ गए माँ, भूखे प्यासे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। कोई हमारी मदद नहीं करता माँ। देखो बेटी, इस दुनिया में कोई किसी को करके नहीं देता। हर कोई मेहनत का कमाता है, मेहनत का खाता है और अपनी मेहनत का 1 रुपया भी किसी को देना बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें भी अब आगे अपनी बहन की जिंदगी और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने आई हूँ। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने तुम दोनों की शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू किया था, लेकिन उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इसलिए जिस घर में हम लोग रह रहे थे, उस घर के पीछे पेड़ के वहां पर तुम मिट्टी खोदना, तुम्हें वहां कुछ पैसे मिलेंगे और उससे तुम ना कोई काम खोलना। माँ, आप जैसा कह रही हो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। मुझे आपकी बहुत याद आती है। माँ, वापस आ जाओ माँ। आप जब अपने हाथों से अंडा डोसा बनाकर खिलाया करती थी तो बहुत अच्छा लगता था माँ। सुरभि अपनी माँ से इतना कहती ही है कि तभी अचानक से उसकी माँ सुजाता गायब हो जाती है और सुबह अचानक से सुरभि जोर से चिल्लाकर नींद से जागती है। माँ, अपनी बहन की इतनी तेज आवाज को सुनते ही दिव्या भी नींद से उठ जाती है और अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहती है, दीदी आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? माँ की याद आ रही थी क्या? सुरभि घबराते हुए अपनी बहन से कहती है, बहन, हमारी माँ मेरे सपने में आई थी। उन्होंने मुझे एक राज की बात बताई जिससे हम अपना काम कर सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो। सुरभि दिव्या के साथ अपने पुराने घर पर पहुंच जाती है, जहां उसके चाचा और चाची उसके घर पर कब्जा करके रखे होते हैं। वो चुपके से घर के पीछे चली जाती है और पेड़ के पास में खोदना शुरू कर देती है, जहां उसे कुछ पैसे मिलते हैं। सपने में आने के बाद सही कहा था माँ ने, यहाँ पर तो हकीकत में पैसे हैं। तुम्हें पता है दिव्या, यहाँ माँ ने हमारे लिए पैसे जोड़े थे जो बदकिस्मती से हमें ना मिल सके। चलो अब हम इन पैसों से अपना खुद का कोई काम खोलेंगे। सुरभि ऐसा सोचकर अपनी बहन दिव्या के साथ बाजार में जाती है, जहां वो कई सारी दुकानें देखती है। हर जगह अंडा या फिर आलू का डोसा है, कहीं चाउमीन है तो कहीं समोसा है। हम लोग क्या बनाना शुरू करें? दीदी, आपको याद है हमारी माँ ने हमें अंडे का डोसा बनाकर खिलाया था और वो कितना स्वादिष्ट था। अगर हम ऐसा डोसा बनाकर बेचेंगे तो बहुत चलेगा।
सुरभि को भी अपनी माँ के हाथों का बना हुआ डोसा बहुत याद आता है और उसे उसकी रेसिपी भी मालूम थी। इसी के चलते वो अंडा डोसा बनाने का सारा सामान लेकर आती है और बाजार में एक तरफ छोटा सा स्टॉल बनाकर वहाँ अंडा डोसा बनाकर बेचना शुरू कर देती है। तू जरा लोगों को आवाज तो लगा, शायद किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि यहाँ हम लोग क्या बेच रहे हैं। आओ आओ, स्वादिष्ट अंडा डोसा खाओ, एक बार जो खाओगे बार बार मांगोगे। आओ आओ, अंडा डोसा खाओ। दिव्या के चिल्लाने पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। सभी उसकी बातों को सुनकर अनसुना कर देते हैं। तभी एक औरत सुरभि के पास आती है और उससे कहती है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ये अंडा डोसा, चलो एक बार बनाकर खिलाओ, फिर देखती हूँ ये अंडा डोसा कैसा होता है। सुरभि ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो अपने हाथों से अंडा डोसा बनाकर उस औरत को खिलाती है। जिसके बाद वो औरत अंडा डोसा खाती है और कहती है, तो अब पता चला कि लोग तुम्हारी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो, तुम्हारा जो अंडा डोसा है उसमें मसाला थोड़ा कम है, तुम उसमें थोड़ा और चटपटा और स्पाइसी बनाओ, और सांभर को भी थोड़ा स्पाइसी बनाओ ताकि लोग तुम्हारी दुकान में आए। वैसे तुम दोनों बहनें अच्छा काम कर सकती हो। औरत सुरभि और दिव्या को सलाह देकर चली जाती है। जिसके बाद सुरभि और दिव्या अपने अंडा डोसा को थोड़ा और स्पाइसी बनाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद उनकी दुकान पर एक के बाद एक भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अंडा डोसा लोगों को बहुत पसंद आता है और उस दिन वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। सुनिए, मुझे अंडा डोसा देना जरा। माफ कीजिएगा, अंडा डोसा बनाने का सारा सामान खत्म हो गया है, आप कल आकर अंडा डोसा खा लेना। सुरभि ने लास्ट में अपनी बहन और अपने लिए अंडा डोसा बनाने का सामान बचा कर रखा था। जिसके चलते सुरभि उसमें से भी अंडा डोसा बनाकर सूरज को दे देती है। जिसके बाद सूरज वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। आपने अंडा डोसा बनाकर उन्हें दे दिया, अब हम लोग क्या खाएंगे दीदी? बहन, ये देखो, इतने सारे पैसे कमाए हैं, आज हम लोग रेस्टोरेंट पर खाना खाएंगे, बहुत समय से अच्छा खाना नहीं खाया है। वो दोनों बहनें रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाती हैं, जहाँ पर रेस्टोरेंट का गार्ड उन्हें अंदर आने नहीं देता। अरे कहाँ से आई हो? हैं? चली जाओ यहाँ से। तुम जैसी फकीर लड़कियां यहाँ पर खाना नहीं खा पाएंगी। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। कपड़ों को देखकर ऐसे मत कहो, हमारे पास यहाँ खाने के लिए पैसे हैं, फ्री में खाने नहीं आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर घुसने ही नहीं देते। तभी वहाँ उस रेस्टोरेंट की मालकिन बाहर आती है। उन दोनों बहनों को देखते ही वो उन्हें पहचान लेती है। अरे ये दोनों तो वही लड़कियां हैं जो आजकल अंडा डोसा बेचती हैं। तुम्हारी रेसिपी तो सच में बहुत अच्छी है और तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक समय मैंने भी इसी तरह बहुत मेहनत की थी अपना खुद का काम करने की। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का खाना खिलाती हूँ। मलाइका उन्हें अपने घर में ले जाती है। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट का खाना उन्हें खिलाती है। मलाइका को उन दोनों बहनों के पास्ट के बारे में जब पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। मलाइका उन दोनों अनाथ बहनों को अपने घर की बहू बनाने की सोचती है, जिसके बारे में वो दोनों से बातें करती है और वो दोनों खुशी खुशी हाँ कर देती हैं। जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों की शादी सुरभि और दिव्या से कर देती है और अब मलाइका के रेस्टोरेंट में अंडा डोसा रेसिपी ऐड हो जाती है। जिसके चलते मलाइका के रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। जी मालिनी जी, हम टाइम पर होटल पहुंच जाएंगे। जी नमस्ते। एक बार देखकर आती हूँ ये लड़की तैयार हुई कि नहीं। हे भगवान, स्वाति तू तैयार नहीं हुई, वहां वो लोग पहुंच गए, उठ जल्दी। ओफो माँ, आप तो मुझे ऐसे डरा रही हो जैसे आज मुझे लड़के वाले देखने नहीं आ रही, बल्कि मेरा आईएएस का इंटरव्यू हो। वैसे माँ, मेरी नंद तो होगी ना, वरना मैं बातें किससे करूंगी। एनीवे, डैडी चलो मैं दूसरी गाड़ी से आती हूँ। थोड़ी देर में स्वाति तैयार हो जाती है। ओ गॉड, आई एम गेटिंग लेट। अब तो फुल स्पीड में गाड़ी भगानी पड़ेगी। तभी आगे जाकर गाड़ी का स्पीड बैलेंस करने के लिए स्वाति जैसे ही कार की ब्रेक मारती है तभी सैंडल टूट जाता है। ओह नो, शिट 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 शिट, इस सैंडल को भी अभी टूटना था। तभी उसे फुटपाथ पर बैठी एक गरीब लड़की दिखाई देती है, गंदे मैले फटे पुराने कपड़े पहने, जो बूट पॉलिश कर रही होती है। जब वह वहां आती है तो मयंक नाम का एक अमीर घमंडी लड़का उसे झाड़ रहा होता है। अबे ओ गरीब, ये क्या हल्के हाथ चला रही है? अच्छे से बूट पॉलिश कर तो रही हूँ साहब। बूट पॉलिश करवाने के बाद मयंक उस बेचारी गरीब को बिना पैसे दिए जाने लगता है। साहब मेरे पैसे तो देते जाइए। किस बात के पैसे बे? साहब मैंने आपके बूट पॉलिश किए हैं। उस गरीब के पैसे मांगने पर मयंक अपने जूते से उसका हाथ कुचल देता है। आह माँ, मेरा हाथ, कोई बचाओ। कोई भी नहीं आएगा तुझे बचाने।
मेरा बाप इस इलाके में आईपीएस है। चाहूं ना तो एक पल में तुझे इस फुटपाथ से हटा दूं। साली 2 कौड़ी की गरीब मुझसे पैसे मांगती है। कैसे लोग हैं? ये लड़का उस गरीब बेचारी पर जुल्म ढा रहा है और सभी फुटपाथ पर खड़े तमाशा देख रहे हैं। स्वाति गुस्से में आगे आकर मयंक का गिरेबान पकड़ लेती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक गरीब बेचारी को इस तरह से सताते? बड़े बाप की औलाद हो तो कुछ भी करोगे। तुम जैसे अमीरों ने गरीब का कमाना खाना भी मुश्किल कर दिया है। क्यों मैडम, ये गरीब क्या तुम्हारी अपनी लगती है? हाँ लगती है। अब अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहां से। उसके जाते ही गरीब नंदनी आंसू पोंछकर कहती है, शुक्रिया मेम साहब मेरी मदद करने के लिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखो ना मेरी सैंडल टूट गई है। ये मेरी फेवरेट सैंडल है, क्या तुम इसे जोड़ दोगी? जी मैडम जी, आप बैठ जाइए। नंदनी सैंडल सिलने लगती है, तभी स्वाति पूछती है, तुम रोज इसी फुटपाथ पर जूते पॉलिश करती हो? जी मेम साहब, यूं समझ लीजिए ये फुटपाथ ही मुझ गरीब का घर है। रोजी रोटी कमाने के लिए यहीं बैठकर बूट पॉलिश करती हूँ। तुम्हारे अपने कहाँ गए? अपने थे, पर सालों पहले इसी फुटपाथ पर मैं उनसे बिछड़ गई। ये कहते कहते उस गरीब की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं और वह अपनी कहानी बताती है। हर्षवर्धन सफल बिजनेसमैन थे। बेटे अर्जुन के होने के 8 साल बाद उनके घर बेटी पैदा हुई थी। मालिनी, आज तुमने मेरे खानदान की सबसे बड़ी खुशी दी है। मेरे घर में लक्ष्मी आई है। मेरी रानी बेटी का नाम होगा नंदिनी। भगवान की दया से आज हमारा परिवार पूरा हो गया। मालिनी और हर्ष की दुनिया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी भरी बीतने लगी और 5 साल हो गए। मगर एक दिन उनकी गाड़ी उसी फुटपाथ से गुजरी जहां पर बहुत कोहराम छाया था। सड़क के बीच गरीबों का अनशन छिड़ा था। वह आते जाते गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे। तभी गाड़ी का दरवाजा खुल गया और नंदिनी नीचे गिर गई। माँ, गुड़िया गिर गई। नंदिनी मेरी बच्ची। मालिनी, संभालो खुद को। ड्राइवर, गाड़ी भगाओ। पत्नी और बेटे की जान बचाकर हर्ष वहां से चले गए। नंदिनी रोती बिलखती रही। मम्मी डैडी आप कहाँ हो? मुझे भूख लगी है। भूख से तड़पती वो बच्ची कचरे में से खाना ढूंढकर खाती है और रात भर फुटपाथ पर फूट फूट कर रोती। तभी एक दिन उसने एक गरीब को बूट पॉलिश करते देखा। ये अंकल बूट पॉलिश कर रहे हैं, तभी तो लोग उन्हें पैसे देकर जा रहे हैं। अगर मैं भी इस फुटपाथ पर बूट पॉलिश करूंगी तो लोग मुझे भी पैसे देंगे। फिर मुझे कचरे में से गंदा खाना खाना नहीं पड़ेगा। उस दिन से अपना पेट पालने के लिए वह गरीब अनाथ बच्ची लोगों की बूट पॉलिश करने लगती है। बस इतनी सी ही कहानी है मेरी। इस फुटपाथ ने मुझ गरीब से मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे अपने, मेरी खुशी, मेरी पढ़ाई लिखाई, बचपन, सब कुछ। रो मत नंदिनी, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। तुम चाहो तो अभी पढ़ सकती हो। मुझे जाना होगा। इसके बाद स्वाति होटल पहुंचती है। लीजिए समधन जी, समधी जी भी आ गए। स्वाति जी नमस्ते। स्वाति अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी अर्जुन से हो जाती है। अर्जुन जल्दी से तैयार हो जा, बहू को पग फेरे के लिए उसके मायके लेकर जाना है। ड्राइवर, ये फल और मिठाइयां गाड़ी में रख दो। स्वाति, जल्दी से आ जाओ। स्वाति अर्जुन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तभी फुटपाथ पर उस गरीब बूट पॉलिश वाली को देखकर अर्जुन गाड़ी रोकता है। गाड़ी क्यों रोक दी अर्जुन? स्वाति, मैं बूट पॉलिश कराना भूल गया। अब दामाद पहली बार ससुराल जा रहा है तो प्रॉपर सूट बूट चमकना चाहिए। अरे ये तो वही लड़की है, मैं भी चलती हूँ। अर्जुन नंदिनी को अपने बूट पॉलिश करने को देता है। मैडम जी, आपकी शादी हो गई, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू नंदिनी, ये मेरे पति अर्जुन है और मैं हर्षवर्धन खानदान की बहू हूं। फिर तो जैसे नंदिनी के आंसू रोके नहीं रुकते। इसका मतलब मैडम जी मेरी भाभी हैं? तुम्हारी आंखें क्यों भीग गई नंदिनी? नंदिनी बूट पॉलिश के मैले झोले से एक पुरानी गुड़िया निकालती है। अर्जुन भैया, आप इसे पहचानते हैं? तभी डबडबाई आंखों से अर्जुन उस गरीब बूट पॉलिश वाली को देखकर बोलता है, हाँ, ये गुड़िया मैंने मेरी बहन को दी थी, मगर कुछ साल पहले इस फुटपाथ ने मुझसे मेरी बहन को छीन लिया। इसका मतलब नंदिनी मेरी ननद है? ये कहते स्वाति अपनी गरीब ननद को गले से लगा लेती है।
नंदिनी, तुम मेरी ननद हो। अर्जुन ये तुम्हारी बहन है। इतने बड़े घर की बेटी होकर भी तुम्हारी जिंदगी इस फुटपाथ पर बीत गई। क्या कुछ झेलना पड़ा तुम्हें? मगर अब बस, घर चलो। स्वाति अपनी गरीब ननद को फुटपाथ से उठाकर ससुराल लाती है। अरे बहू, पग फेरा करके इतनी जल्दी लौट आई, और ये किस गरीब को अपने साथ लाई हो? पॉलिश के काले स्याही में सने गरीब नंदिनी के कपड़े और हालात देखकर मालिनी भी घिन भरी नजरों से उसे देखती है। तभी स्वाति कहती है, माँ जी, ये गरीब नहीं बल्कि मेरी ननद है, और इस घर की बेटी भी। नंदिनी, मेरी बच्ची, भगवान का शुक्र है जो तू हमें मिल गई। हमने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा मेरी बच्ची। इसके बाद स्वाति अपनी गरीब ननद को कमरे में लाती है। चलो ननद जी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सालों बाद अमीर घर में लौटकर नंदिनी अपना मखमल का बिछौना देखकर खड़ी रह जाती है। क्या हुआ ननद जी, बैठो ना। नहीं भाभी, मैं जिस गरीब फुटपाथ से आई हूँ, उस काले रंग में सना मेरा मैला शरीर इस मखमल के बिस्तर पर बैठने के लायक भी नहीं। भूल के भी ये ख्याल मन में मत लाओ। अपनी नजर को उठाकर देखो, तुम्हारी दुनिया बदल चुकी है। तुम इस घर की बेटी हो और हम तुम्हारे अपने। तुम बैठो। फिर स्वाति अपने बहुत से सुंदर सुंदर सूट अपनी गरीब ननद को देती है। ये लो ननद जी, ये सूट तुम्हारे लिए, जो भी पसंद हो पहन लो, ठीक है? फिर नंदिनी अपनी अमीर भाभी का दिया हुआ वो नया सूट पहनती है। जिसके बाद स्वाति अपनी गरीब फुटपाथ से आई ननद का मेकअप करती है और उसके बाल बनाती है, और भराई आंखों से कहती है, जरा देखो तो, लाखों में एक लग रही है मेरी प्यारी ननद। भगवान करे तुम्हारी खुशियों को अब किसी की भी नजर ना लगे। मेरी प्यारी ननद और तुम्हारी भाभी होने के नाते मैं बस भगवान से यही मांगती हूँ कि वह मेरे हिस्से की खुशियां भी मेरी ननद की झोली में डाल दे। अपनी अमीर भाभी का अपने लिए इतना प्यार देखकर गरीब नंदिनी का दिल भर आता है। जिसके बाद स्वाति उसके मन पसंद का खाना बनाती है। आओ नंदिनी, यहाँ बैठो। देखो, तुम्हारी भाभी ने खुद अपने हाथों से सारा खाना तुम्हारी पसंद का बनाया है। शुक्रिया भाभी। लोगों से सुना था कि भाभी ननद की कभी सगी नहीं होती, मगर आज आपकी वजह से मैं अपनों के बीच हूं, वरना आज भी मैं उस फुटपाथ पर लोगों की गंदी नजर झेलकर बूट पॉलिश करके रोजी रोटी कमा रही होती। वो दुख के दिन गए नंदिनी, अब खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम इस परिवार के दिल का टुकड़ा हो। स्वाति अपने हाथों से अपनी गरीब ननद को निवाला खिलाती है। स्वाति अपनी गरीब ननद को खूब प्यार देती है, जिससे नंदिनी के मन में ठहरा हुआ गरीबी में जी गई दुख भरी जिंदगी का एहसास हमेशा के लिए भर जाता है।